अथॉरिटी बायस। आज एक मैम से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि मैम जो बुक्स हम लोग पढ़ते हैं उनसे मुझे ये मालूम पड़ गया कि कोई बिजनेस का या लाइफ का कोई रूल नहीं है सक्सेसफुल होने का। तो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर हमको बुक्स क्यों पढ़ना चाहिए? मैंने कहा मैम लेकिन जो जिस रास्ते से लोग फेल हुए हैं अगर वो मालूम पड़ जाए तो कम से कम उस रास्ते नहीं जाएंगे। तो इस एंगल से बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सक्सेसफुल होने के लिए कोई बुक आपको नियम नहीं बता सकती, लेकिन कितने लोग किस तरीके से फेल हुए हैं वो अगर मालूम पड़ जाए तो आपका एक एक्सीडेंट रुक गया। यही इन चैप्टर्स में से हम लोगों को मालूम पड़ रहा है। अथॉरिटी बायस। कल हमने किया था कंफर्मेशन बायस। द फर्स्ट बुक ऑफ द बाइबल एक्सप्लेन्स व्हाट हैपेंस व्हेन वी डिसोबे ग्रेट अथॉरिटी। बाइबल की बुक बताती है कि अगर ग्रेट अथॉरिटी को आप डिसोबे करते हैं तो क्या होता है। उसमें बाइबल में लिखा गया है ना, भगवान ने कहा था कि एप्पल मत खाओ। एडम और ईव को कहा था कि तुम एप्पल मत खाना, एप्पल इज फ्रूट ऑफ नॉलेज, वो मत खाना, और वो खा लिया था तो उसका पतन हो गया और उससे ह्यूमैनिटी बनी है, ऐसा बाइबल में लिखा गया है। तो उसने भगवान की अथॉरिटी को तोड़ दिया, नहीं सुना। वी गेट इजेक्टेड फ्रॉम पैराडाइज। जहां पहले रहते थे उसका नाम था पैराडाइज, स्वर्ग, और अगर आपने वो फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लिया तो उनको निकाल दिया गया। कहानी ऐसी है। दिस इज ऑल्सो व्हाट लेस सेलेस्टियल अथॉरिटीज वुड हैव अस बिलीव। और शायद यही चीज लोग चाहते हैं कि हम बिलीव करें कि अथॉरिटीज को कभी भी तोड़ो मत। लेस सेलेस्टियल बोल रहा है। लेस सेलेस्टियल मतलब जो भगवान के थोड़ा नीचे जो लोग हैं। जैसे कौन? पॉलिटिकल पंडित्स, साइंटिस्ट्स, डॉक्टर्स, सीईओज, इकोनॉमिस्ट्स, गवर्नमेंट हेड्स, स्पोर्ट कमेंटेटर्स, कंसल्टेंट्स एंड स्टॉक मार्केट गुरुज। ये लोग चाहते नहीं है कि अथॉरिटीज को हम ना माने। अथॉरिटीज पोज विन टू मेन प्रॉब्लम्स टू क्लियर थिंकिंग। इनसे दो दिक्कत आती हैं साफ साफ अथॉरिटीज से। कोई भी अथॉरिटी हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे मैं हूं, या हम किसी और के लिए अथॉरिटी हैं। अगर मेरा बेटा है, मैं उसके लिए अथॉरिटी बन रहा हूं तो भी। पहला, फर्स्ट, देयर ट्रैक रिकॉर्ड आर ऑफन सोबरिंग। कि आप उनको देखेंगे जो अथॉरिटीज हैं उनके ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे हैं, सोबर हैं। देयर आर अबाउट 1 मिलियन ट्रेन्ड इकोनॉमिस्ट ऑन द प्लैनेट। इस समय प्लैनेट में 10 लाख से भी ज्यादा पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट हैं, जो इकोनॉमी के स्पेशलिस्ट हैं। एंड नॉट वन ऑफ देम कुड एक्यूरेटली प्रेडिक्ट द टाइमिंग ऑफ 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस। 2008 में बहुत बड़ा रिसेशन आया था, लाखों लोगों की नौकरी चली गई थी, हजारों लोगों ने सुसाइड किया था, यहां तक कि कंपनीज के सीईओ ने अपने आप को सुसाइड किया था। लेकिन कोई भी इकोनॉमिस्ट बता नहीं पाया कि मार्केट इतना क्रैश हो जाएगा। विथ द एक्सेप्शन ऑफ न्यूराई रुबिनी एंड नासिम तालेब। कल ये दो लोगों ने प्रेडिक्ट किया था। कौन है? नूरेल रुबिनी, इसको पढ़ना पड़ेगा, इसने भी प्रेडिक्ट किया था। और सेकंड था नासिम तालेब। Let alone how collapse would play out from the real estate bubble burst to credit card default swaps collapse right through the full blown economic crunch। ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं क्राइसिस क्यों आए थे। उसमें आज हमारे साथ ऐसी घटना हुई। आज हम आईसीआईसी बैंक गए, तो ये है आईसीआईसी प्रूडेंशियल का एक हमने पॉलिसी खरीदी। इस पॉलिसी में बड़ा अच्छा हिसाब किताब। उन्होंने कहा 30,000 रुपए आप जमा कर दीजिए, हर साल 30,000 रुपए आपको जमा करने होंगे 3 साल तक के लिए, तो 90,000 रुपए हो गए। उसके बाद उसको ये लोग बैंक वाले कहीं लगाएंगे किसी मार्केट में, शेयर में, तो बढ़ करके आपको 1 लाख 1.5 लाख मिल जाएगा कुछ। हम खुश हो गए। अच्छा, उन्होंने ये नहीं बताया कि घट भी सकता है, कि 90,000 रुपए कम होके 50,000 भी हो सकता है। तो जब 1 साल हो गया, अगली किस्त जमा करनी थी, तो मैंने उनको पूछा, भाई ये जो 30,000 रुपए मैंने जमा किया था कितना हो गया बढ़ के? बोलते सर बढ़ा तो नहीं है, अभी तो 4-5 हजार रुपए कम हो गया है। तो मुझे मालूम कम हो गया, तो मैंने कहा ये कम भी हो सकता है। बोलते हाँ मार्केट बेस्ड है, मार्केट शेयर मार्केट में लगाते हैं हम लोग। मैंने कहा जो पैसे तुरंत निकालो। बोले सर आप निकाल नहीं सकते, इसको 5 साल लॉकिंग पीरियड है। मैंने कहा यार मेरा पैसा
बैंक में रखा, मैं निकाल नहीं सकता। बोलते हैं आप क्या करें, आपने फॉर्म साइन किया है। बोलते हैं लेकिन अगर आप नहीं डालेंगे पैसा तो आपका वो भी कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि कब 2000 या पता नहीं कब गवर्नमेंटों ने डी रेगुलेशन चालू कर दिया था। डी रेगुलेशन मतलब गवर्नमेंट ने एक ऐसा नियम निकाला कि पब्लिक का पैसा डी रेगुलेट हो गया। उसके पहले क्या होता था कि पब्लिक अपने पैसे का खुद ख्याल रखती थी। मतलब अगर आपका पैसा बैंक में रखा है तो बैंक वाले आपकी मर्जी हो तब भी उसको छू नहीं सकते। मतलब अगर आप साइन कर दे तो नहीं छू सकते थे, क्योंकि उनका मानना था ये पब्लिक का विचारों का गाढ़ा पैसा है। अब क्या हो गया, डीरेगुलेशन से एक नियम पालिश हो गया कि अगर आप कोई प्लान निकालते हो और आप अपने कस्टमर का साइन ले लेते हो खाली उस पर, तो उसका पैसा लगाओ, डूबे तो कस्टमर नुकसान और तुम्हारा फायदा, नहीं डूबा दोनों का फायदा। इसी से क्या हुआ है, बैंक लोग लोन बेचना शुरू कर दिए। पहले क्या करते थे, लोग लोन के लिए चेक करते थे कौन लोन लेने लायक है, जो पैसा पे करेगा। लेकिन डीरेगुलेशन में यह हो गया कि सबको लोन दो। और लोन कहां से देते थे, ये भी बड़ा अच्छा हिसाब है। क्रेडिट कार्ड के माइनस में चल रहा है। मतलब मेरी कंपनी 100 करोड़ की है और मैं आपको 200 करोड़ का लोन दे रहा हूं, क्रेडिट कार्ड लोग वापस करेंगे। ये चीज इतनी टेढ़ी मेढ़ी सिस्टम हो गई कि लोगों ने लोन लेना शुरू कर दिया, भरते नहीं थे वापस। जब पैसा वापस नहीं भरेंगे तो बैंक कोलैप्स हो जाते थे। जब बैंक कोलैप्स होता था तो कंपनियां कोलैप्स होती थी, बिकॉज उन्हीं बैंकों से तो कंपनियां चलती थी। तो इसी से फाइनेंशियल मेल्ट डाउन, मतलब पिघलाव आ गया या फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई और बड़ी बड़ी कंपनियां खत्म हो गई। मतलब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खत्म हुई कि रिलायंस जैसी कंपनी से डबल साइज की कंपनियां खत्म हो गई। तो ये बोलता है ऐसी सब चीजें होने वाली थी। किसी भी इकोनॉमिस्ट को, इस समय 10 लाख इकोनॉमिस्ट हैं जो पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट हैं, कोई नहीं बता पाया। तो आज हम जब उसके पास गए, बोलता है सर ये बेकार प्लान है, इससे अच्छा प्लान मैं आपको बताता हूं। उसने मुझे कागज कलम से बताना शुरू किया कि 5 साल तक आपको 5-5 लाख रुपए हर महीने देना पड़ेगा। और तो आप, बोलता है आप तो पंडित हैं और मैं भी पंडित हूं। इनको पूछा ये भी पंडित हैं, बोलता है मैं आपको अच्छा, आप रिस्क, बोलता है इसको पैसे को निकालिए मत, छोटा मोटा रिस्क है, रिस्क खेलिए। मैंने कहा डॉक्टर एक बात बताऊं सर, मैं डॉक्टर हूं और मान लीजिए आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसका इलाज यहां लखीमपुर में नहीं होता, कोई ऑपरेशन करना हो और वो ऑपरेशन लखीमपुर में किसी को नहीं आता, लेकिन एक डॉक्टर साहब हैं यहां पर मेरी जान पहचान के जो रिस्क ले लेंगे, आपके ऊपर ऑपरेशन कर लेंगे। आप बचे तो ठीक, नहीं बचे तो कोई बात नहीं। तो आप क्या चाहेंगे, मैं आपको उसके पास भेजूं ऑपरेशन कराने के लिए? तो नहीं सर ये तो गलत हो जाएगा। मैंने कहा मेरे लिए तो आप नहीं कह रहे हैं कि सर आप मेरा रिस्क लीजिए, उनका रिस्क मत लीजिए। तो ये चीज यही कह रहा है, इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ क्यों? क्योंकि पंडित बैठे हुए ऊपर आपको बोल रहे हैं हमारी बातें सुनो, हमारी बातें सुनो, बिना अपना दिमाग लगाए। द स्टोरी फ्रॉम मेडिकल वर्ल्ड इज मच द सेम। और मेडिकल दुनिया में भी यही कहानी है। Up till 1900, it was discernibly wiser for patients to avoid doctor's visit. मतलब 1900 शतक तक लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जाते थे जानबूझ के, उनसे दूर रहो। Too often, the treatment only worsened the illness due to poor hygiene and folk practices such as blood. क्योंकि वहां पर लोग क्या करते थे, पुराने जमाने का इलाज करते थे, काला जादू करते थे और पता नहीं क्या क्या करते थे। इसका स्पीकर बंद कर दीजिए, स्पीकर। तो लोग नहीं जाते थे उनके पास, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे उसमें। साइकोलॉजिस्ट स्टैनली मेलग्राम डेमोन्स्ट्रेटेड द अथॉरिटी बायस मोस्ट क्लियरली इन एन एक्सपेरिमेंट इन 1961। उन्होंने दिखाया कि अथॉरिटी बायस से कितना नुकसान होता है। 1961 में बताया था साइकोलॉजिस्ट स्टैनली मेलग्राम ने। हिज सब्जेक्ट वर इंस्ट्रक्टेड टू एडमिनिस्टर एवर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉनिक शॉक टू अ पर्सन सिटिंग इन द अदर साइड ऑफ द पेन ऑफ ग्लास। उन्होंने बोला कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, शीशे के उस तरफ लोगों को कुर्सी पर बिठाया और बिजली का झटका दिया। दे वर टोल्ड टू स्टार्ट विथ 15 वोल्ट, देन 30 वोल्ट, देन 45 वोल्ट। मतलब पहले थोड़ा सा झटका दो 30 वोल्ट का, 15 वोल्ट का, फिर 30, फिर 45 झटका, एंड सो ऑन अंटिल दे रीच द मैक्सिमम द लीथल डोज। और उसमें लीथल डोज पर पहुंच जाए 450 वोल्ट। इन रियलिटी, और सचमुच में क्या होता था,
नो इलेक्ट्रिकल करंट एक्चुअली वॉज फ्लोइंग। असल में वो लोग बिल्कुल बिजली देते नहीं थे, झटका नहीं लगाते थे, खाली बोलते थे कि झटका लग रहा है, कि उस तरफ शीशे के उस तरफ लोगों को बिठा दिया और बोला देखो अब उसको झटका दिया जा रहा है। मिलग्राम यूज्ड एन एक्टर टू प्ले द रोल ऑफ विक्टिम, और उस तरफ एक एक्टर बैठ जाता, हाँ हाँ झटका, और एक्टिंग करता था वो। बट दोस चार्ज्ड विथ एडमिनिस्ट्रिंग द शॉक्स डिडंट नो दैट, लेकिन जिनको उनको देख देख करके यहां पर एक और आदमी को बिठाया जाता था, उसको भी ऐसे ही बिजली का झटका नहीं दिया जाता था, लेकिन बताया जाता था, तो उनको नहीं बताया गया। द रिजल्ट वर वेल शॉकिंग, और रिजल्ट क्या थे? शॉकिंग थे। As with the person in the other room wailed and wrilled with pain, and the subject administering the shock wanted to stop, the professor would say, "Keep going. Experiment depends on it." कि उसको बोलता था करते रहो, और वो झटका दिखा रहा है। The majority people continued with electrocaution. More than half of the participants went all the way up to the maximum voltage out of sheer obedience of authority. कि उनको एक सेकेंड, failed and drilled pain. Milgram used the actor to play the victim, but those charged. अच्छा। एक्सपेरिमेंट किसके साथ होता था? मैं बैठा हूं और मुझे शॉक देना है, आप एक्टर बैठे हैं, तो मैं 15 वोल्ट का आपको बिजली का झटका दूंगा, फिर 30 का, फिर 40 का, और आप चिल्ला रहे हैं, आपको लग नहीं रहा झटका, आप नाटक कर रहे हैं। और ये बंदा बोलता है और क्या, और दो झटका, हाँ दो, और दो। क्यों दे रहा है? क्योंकि मालिक बोल रहा है, अथॉरिटी बोल रही दो। गलत काम है ये, उस सामने वाले को चोट पहुंच रही है, मना करना चाहिए, अरे सामने वाले झटका पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी दिए जा रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? किसी ने कहा है, बोला एक्सपेरिमेंट है भाई, एक्सपेरिमेंट है, ऐसे करना होगा, करो। जैसे हमारे यहां टीचर लोग, पीटो, बढ़ेगा कैसे नहीं, पीटो। यही एक्सपेरिमेंट, लाइफ की एक्सपेरिमेंट ये, पीट के सिखाओ। बोलता है पार्टिसिपेंट्स वेंट ऑल द वे अप टू मैक्सिमम वोल्टेज आउट ऑफ शियर ओबीडियंस टू अथॉरिटी। क्यों कर रहे थे? पार्टिसिपेंट्स बढ़ाए जा रहे थे वोल्टेज, नकली वोल्टेज। क्यों? अथॉरिटी बोल रही है भाई, ऊपर से ऑर्डर आया है। ओवर द पास्ट डिकेड, पिछले 10 सालों में, एयरलाइंस हैव ऑल्सो लर्न्ड द डेंजर ऑफ अथॉरिटी बायस। एयरलाइंस को मालूम पड़ गया है कि अथॉरिटी बायस से बहुत नुकसान होता है। इन द ओल्ड डेज द कैप्टन वॉज किंग, पुराने जमाने में कैप्टन किंग होता था। हिज कमेंट्स वर नॉट टू बी डाउटेड, जो उसने बोल दिया वही करना है, उसकी कमेंट्स को डाउट नहीं करना है। इफ अ को पायलट सस्पेक्टेड एन ओवरसाइट, ही वुडंट हैव डेयर टू एड्रेस इट आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर और फियर ऑफ हिज कैप्टन। अगर कैप्टन सो रहा है, उसने कोई गलती कर रहा है, तो उसका जो को कैप्टन है, जूनियर, बोल नहीं सकता था, उसको चुप रहना था उसका काम। Since this behavior was discovered, nearly every airline has instituted crew resource management (CRM). जब ये चीज देखा गया कि अथॉरिटी के सामने लोग मुंह नहीं खोलना चाहते, तो हर एयरलाइन कंपनी ने क्रू रिसोर्समेंट मैनेज, उसमें करते क्या है, विच कोचेस पायलट्स एंड देयर क्रूज टू डिस्कस एनी रिजर्वेशंस दे हैव ओपनली एंड क्विकली। इसलिए एयरलाइंस में तो अपने बॉसेस को बॉस भी नहीं बोलते, सर भी नहीं बोलते, नाम से बोलते हैं। जॉन, जैसे आप और हम हैं तो बोलेंगे आशीष, और मैं आपको बोलूंगा अनिल, ताकि बीच का अथॉरिटी बायस खत्म हो कि मैं जो बोल रहा हूं वही सही है। इन अदर वर्ड्स, दे केयरफुली प्रोग्राम द अथॉरिटी बायस, वो उसके खिलाफ उसको करते ताकि अथॉरिटी बायस काम न करे। CRM has contributed more to flight safety in the past 20 years than any technical advance have. इसी चीज को करने से, नाम लेने से, ओपनली बात करने से, इतने प्लेन क्रैश रुक गए हैं जो किसी और मशीन के एडवांसमेंट से नहीं हुआ है। याद है हमने पढ़ा था, कौन सा, कम्युनिकेशन में, वो कोरियन एयरलाइंस में, वो फ्लाइट पेट्रोल खत्म हो गया, फिर भी कहाँ की आवाज है, इन्वर्टर बंद है, चार्ज नहीं हो रहा, शायद स्विच ऑफ होगा, नहीं उसका चार्जिंग ऑफ है, स्विच ऑन है, बैटरी फिर खत्म हो गई होगी, है ना। ये देखिए, ये खत्म, बंद हो गया आपका टीवी, कंप्यूटर बंद हो गया, चलो शट डाउन कर दीजिए इसको फिर। Many companies are light years from this sort of foresight, और बहुत सी कंपनियां तो इस तरह के फोरसाइट से अभी बहुत दूर हैं, उन लोगों को पता ही नहीं कि ये सब करना है।
Especially at risk are firms and domineering CEOs, where employees are likely to keep their lesser opinions to themselves, much to the detriment of business. वो लोग भैया हमको क्या जाता है, बॉस वो है, हमने को कुछ नहीं बोलना है. बहुत सी कंपनी अभी तक यही करती हैं. Authorities crave recognition and constantly find ways to reinforce their status. जो भी ऊपर पहुंच जाता है अथॉरिटी पे, उसको रिकॉग्निशन चाहिए, पहचान चाहिए, और वो चाहता है ये चीज कि मुझे लोग पहचाने और मुझे रिस्पेक्ट दें. डॉक्टर्स एंड रिसर्चर्स स्पोर्ट व्हाइट कोट्स. डॉक्टर्स और रिसर्चर तो इस चीज को बहुत अच्छे से यूज करते हैं. बैंक डायरेक्टर्स डॉन सूट्स एंड टाइज, वो टाई पहनते हैं इसलिए ताकि लोग के ऊपर अथॉरिटी बन सके. किंग वियर्स क्राउन. किंग लोग इसीलिए क्राउन पहनते थे कि लोगों को मालूम पड़े अथॉरिटी कौन है. मेंबर्स ऑफ द फैमिली वील्ड डार्क बैजेस, और जो एक ही परिवार के बड़े बड़े खानदान के लोग हैं डार्क बैजेस पहनते थे. टुडे इवन मोर सिंबल्स एंड क्रॉस आर यूज्ड टू सिग्नल एक्सपर्टाइज. पुलिस स्टार लगाती है, भाई आप अथॉरिटी है उस पर. डॉक्टर आशीष शुक्ला, क्यों? डॉक्टर साहब हैं. From appearance to talk show and on the cover of magazines to book tours and their own Wikipedia entries. ये देखा, मेरे नाम से Wikipedia entry है, मेरे नाम से पेज है. Authorities change much like fashion does and society follows it just as much. Authorities बदलते रहते हैं लेकिन हम उनके पीछे पीछे भागते रहते हैं. In conclusion, अंततः whenever you are about to make a decision, think about which authority figure might be exerting an influence over your reasoning. जब भी आप कुछ सोच रहे हो तो ये सोच के देखना कि मैं किसके इन्फ्लुएंस में आकर के, किसके दबाव में आकर के काम करने की कोशिश कर रहा हूं. मेरी अकल है या सामने वाला मेरे को वो बोलता है. पता है बैंक वाला क्या बोलता है मुझसे? जैसे सर आप डॉक्टर हैं, दवाई के बारे में जानते हैं, ऐसे ही मैं बैंक के बारे में जानता हूं, स्कीम के बारे में जानता हूं. मैंने उनको राम जी को बोला, पिछले वाले ने मुझे एक बेचा और मैं इसकी दिमाग यूज करके दूसरा खरीद लूं, मैं अपना अकल न लगाऊं. मैंने कहा आप इसका मुझे पॉलिसी का नाम दे दीजिए, मैं नेट पे खोजूंगा. तो बोलता है नहीं सर, नेट पे ढेर सारे हैं, आपको अगर सीखना हो पढ़ना लगाना हो तो मेरे पास आइए, मैं समझा दूंगा. आप अथॉरिटी मैं ही रहूंगा. मैंने कहा ना, मेरे मन में दो चीज क्लियर है कि कोई पॉलिसी नहीं खरीदी जब तक कि मैं समझ नहीं लेता हूं उसका. एंड व्हेन यू एनकाउंटर वन इन द फ्लैश, डू योर बेस्ट टू चैलेंज हिम और हर. और अगर आपके सामने कोई अथॉरिटी आती है तो उसको चैलेंज करो. दो कहानियां मुझे याद आ रही हैं. एक तो औरंगजेब जब पकड़ा गया था तो उसको लोगों ने पूछा कि अच्छा आप जेल में रहेंगे, अब उम्र कैद होगी आपको, अब क्या चाहते हो, खाली टाइम में क्या करना चाहते हो? तो राजा था, अथॉरिटी थी, तो बोलता है मुझे कुछ बच्चे दे दो पढ़ाने के लिए. तो हंसने लगे बाकी जो राजा थे. अभी भी हुकूमत करने की आदत गई नहीं है आपकी, बच्चों पर हुकूमत करेंगे, बड़ों पर छूट गई. तो अच्छा, ये तो कम समझदार लोग थे. ज़ेन बुद्धिज्म में वो लोग बोलते हैं, एक कहावत है, इफ यू मीट अ बुद्धा ऑन द रोड, कि अगर आप किसी ग्रेट सोल से मिलते हो, किल हिम, उसको मार डालो. मतलब उसके मुंह से जो बातें आपने सुनी हैं सुन लो, लेकिन उस पर विश्वास तभी करो जब तुम्हारा अनुभव हो. उसको विश्वास मत करो. किल मतलब किसी के छांव में, किसी की बातचीत के इन्फ्लुएंस में आके कोई बात मत करो. तुम्हें लगता है तो करो, नहीं लगता है तो मत करो. यही अथॉरिटी बायस है कि आप आंख बंद करके विश्वास मत करिए. चाहे डॉक्टर आशीष कह रहे हैं, चाहे फादर कह रहे हैं, चाहे डीएम कह रहा है, कोई भी कह रहा है, आप अपना भेजा लगाइए. अगर वो समझ में नहीं आई तो रुक जाइए, बोले अभी समझ में आएगी तब करूंगा. कोई कितना भी कहे, अरे मैं कह रहा हूं तुमसे करो, बोले तुम कह रहे हो, कोई भी कहे, मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक मुझे समझ में नहीं आता. और तभी हमारा ब्रेन डेवलप होता है. अगर ब्रेन ये कहेगा अरे अंकल ने कहा है तो सही होगा ही होगा, तब दिक्कत है. उसको बोलते हैं अथॉरिटी बायस. अगर आपके सामने कोई बुद्धिमान दिखाई दे तो उसको ध्यान से सुनिए और उसके बाद बोलिए ठीक है बताऊंगा. अरे अभी बताओ. इसलिए जो सेल्स वाले हैं बोलते हैं अभी तुरंत डिसाइड कर. अच्छा, वो ये भी करते हैं कि अभी अगर आपने 24 घंटे के अंदर अंदर ये बुक कर लिया ना तो आपको फ्री गिफ्ट. क्योंकि उनको पता है अथॉरिटी बायस 2 घंटे बाद खत्म हो जाएगा. जब जाएंगे घर पे आराम से चाय पिएंगे तो आपको लगेगा यार ये तो इंश्योरेंस लेना नहीं चाहिए था. तो इसलिए तुरंत आपसे डिसीजन लेवाना चाहते हैं वो लोग, कि अथॉरिटी बायस के प्रेशर में आकर के. और खास तौर से अगर कोई बोलता है तुम क्यों सोचते हो, मैं हूं ना यहां पे, इसका मतलब है वो आपको फांस रहा है अथॉरिटी बायस में. बोले सर
मैं ना सोचूं? आप तो हैं ही, कब तक रहेंगे आप? आज नहीं बोलता, बैंक वाले ने उसको बोला देखिए वो चले गए पुराने मैनेजर जिसने आपको भेजा था, ये अब ये आए हैं, ये 5 साल तक रहेंगे। बोलता नहीं सर 5 साल नहीं, 2 साल रहूंगा मैं, 2 साल बाद लखनऊ चला जाऊंगा। मैंने मन ही सोचा कि तुम तो मुझे भेजकर चले जाओगे लखनऊ, उसके बाद तो मेरे पास खाली कागज रहेगा, इसमें फाइन प्रिंट में लिखे ढेर सारी चीजें, नियम और कानून, रूल्स एंड रेगुलेशन जो छोटे छोटे लिखे हैं। इसलिए अपना भेजा लगाएं, ना हो तब भी अपना भेजा लगाएं, लगाएंगे तभी दिमाग डेवलप होगा। क्लियर? कोई क्वेश्चन? टीचर्स अगर स्कूल में आपको अथॉरिटी बायस करते हैं तो उनसे बहस नहीं करना है, तो सुनना है। ये टीचर आपको पीट सकते हैं, फेल कर सकते हैं, सुनकर अगर नहीं अग्री करते हैं तो चुप रहना है, और अगर अग्री करते हैं तो बोल दीजिए। और अगर बिल्कुल नहीं रहा जा रहा है तो बहुत पोलाइटली, सर इसमें ऐसा हो सकता है क्या? हाँ तुम्हें ज्यादा पता है? नहीं सर मैं तो खाली सोच रहा था बस। और उसके बाद खुद आकर रिसर्च कर लीजिए। तो लखीमपुर में रह करके भी आप सबसे अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, क्योंकि आप इस बंदे से फंस करके वहीं तक नहीं जा रहे हैं और आगे खोज रहे हैं। और हमारा डाउट बहुत बढ़िया टीचर है, वो बताता है यहां पर कि यार कुछ गड़बड़ी है अभी। हमारी बॉडी कितनी अच्छी सिस्टम है, दोस्तों कोई दवाई अगर ठीक नहीं है तो रिएक्शन पैदा करती है। बीमार हो गए तो बताती है बीमार हो गए, ये दिस इज। और हम लोग बेवकूफ होते हैं, अपनी बॉडी पर अथॉरिटी वाइज पर करते हैं, अरे चुप रहे खेलो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। पिछले साल मैं एक स्कूल गया था तो पता चला वहां पर एक टीचर पीटी कर रहा था एक बच्चे को, और वो थक गया, बोलता सर सांस फूल रही है, तो उसने कहा नहीं नहीं करो करो, एग्जाम था उस दिन, बोर्ड का एग्जाम था, और वो बेचारे को हार्ट फेल हो गया, मर गया। तो अथॉरिटी वाइज की वजह से मर गया बेचारा। टीचर बोलता हमको क्या पता था? अरे तुमको नहीं पता तो कम से कम उसकी बॉडी तो बता रही है, सुन तो लो उसको। हमारी बॉडी भी हमको बताती है, किसी दिन भूख नहीं लगी तो मत खाएं, किसी दिन भूख ज्यादा लगी तो ज्यादा खाएं। Authority bias is very important lesson. If you meet a Buddha on the road, kill him.